हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा फोरेंसिक मनःशास्त्र एक परिचय भाग 2। फोरेंसिक का प्रयोजन, थीम क्या है या उसका पर्पस क्या है। दूसरे अर्थों में यूं समझ लीजिए कि फोरेंसिक की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इस प्रश्न को समझने के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना होगा। लेन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन कहा है फोरेंसिक मनःशास्त्र के बारे में। वो कहते हैं कि एक अपराधी हमेशा अपने अपराध के दृश्य से, क्राइम सीन है वहां से अपने साथ कुछ संकेत ले जाता है और उस सीन पर, उस क्राइम सीन पर कुछ क्यूज, कुछ संकेत, कुछ क्लूज वो छोड़ जाता है। कहने का ये है कि क्राइम सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है फोरेंसिक में। अब दूसरे एंगल से एक बार और समझते हैं। फोरेंसिक मनःशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य है आम जनता का कानून और न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में विश्वास को स्थापित करना। अर्थात इसी उद्देश्य के तहत फोरेंसिक साइंस अपने कार्य को अंजाम देता है। ये जो बात मैंने की है, ये फोरेंसिक साइंस और फोरेंसिक मनःशास्त्र के संदर्भ में दोनों बातें मैंने की। अब प्रश्न ये उठता है कि फोरेंसिक मनःशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। अर्थात जो विद्यार्थी फोरेंसिक मनःशास्त्र पढ़ना चाहते हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वो अगर वो रिसर्चर है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो किस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करे। इन सारी चीजों की, उन क्षेत्रों की यहां पर बात की गई है जो कि फोरेंसिक मनःशास्त्र के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। मेन जो केंद्र बिंदु होता है फोरेंसिक मनःशास्त्र का, वो अपराधी होता है। उसी के इर्द गिर्द फोरेंसिक मनःशास्त्र का सारा अध्ययन घूमता है। जैसे ये जानना होता है कि किस वजह से, किन कारणों से इंसान आपराधिक व्यवहार करता है। यह जानना होता है कि इसने जो व्यवहार किया है। दूसरा, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को एडवाइस देना, वो भी अपराधी के संदर्भ में ही। अपराध जांच एजेंसियां जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया में है सीबीआई है, एनआईए है और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, उन सब की मदद करना। उनको जो क्लूज चाहिए होते हैं व्यवहार से संबंधी, उन क्लूज को साइंटिफिक रूप से उन्हें प्रोवाइड करना ताकि क्रिमिनल को उचित सजा मिल सके या उसको अरेस्ट किया जा सके। उसके बाद अदालत में विशेषज्ञ गवाही, एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी क्या होती है? जब कोई भी फोरेंसिक मनःशास्त्री किसी अपराधी की जांच करता है तो एज ए एक्सपर्ट वो उसकी जांच करता है और वो मनःशास्त्रीय चरों के संदर्भ में उसकी जांच करता है। फिर साइंटिफिक रूप से उस पूरा डेटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करता है, फिर वो रिजल्ट पर पहुंचता है। इन द सेंस उन रिजल्ट्स के आधार पर कोर्ट में फोरेंसिक मनःशास्त्री गवाही देता है कि मेरे रिजल्ट्स ये बताते हैं कि अपराधी का जो व्यवहार है इस प्रकार का है, उसके कारण ये है, उसने क्यों किया, क्या उसकी मेंटल स्टेट वैसी थी या नहीं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसको बोलते हैं विशेषज्ञ गवाही। और जो अपराधी होते हैं उनका मनःशास्त्रीय मूल्यांकन, फोरेंसिक इवैल्यूएशन किया जाता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका अपराध स्थल का विश्लेषण, जो क्राइम सीन है उसका एनालिसिस, कई सारी एजेंसीज उसका एनालिसिस करते हैं। उनमें एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से उस सीन का एनालिसिस करता है, अपने दृष्टिकोण से उन संकेतों को चुनता है जो
क्रिमिनल तक पहुंचने में और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद करते हैं। एक अपराधी द्वारा क्या भविष्य में दोबारा अपराध किया जा सकता है, उस बात का प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, नैतिक मुद्दे और जेल और कैदी, प्रिजन और प्रिजनर्स, इनसे संबंधित साइकोलॉजिकल जो मुद्दे होते हैं वो सभी के सभी फोरेंसिक मनोशास्त्र के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब हम इनको एक एक को ब्रीफली लेते हैं, जान लेते हैं। यह जानना कि इंसान किस वजह से अपराधी व्यवहार करता है। किसी भी अपराध के पीछे एक मनोशास्त्रीय मंशा हमेशा मिलेगी। उस मंशा का पता लगाना, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो अपराधी है अपराध कैसे करता है, सुझाव, कोई उसको सजेस्ट कर दे, कोई उसको उकसा दे, क्या पता उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही ना हो। इस टाइप की स्थितियां बहुत बार उत्पन्न होती है। नेपाल के राजशाही परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, मैं नाम वगैरह नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ चुके होंगे। उसमें या उस रात जो घटना घटी थी उसके अंदर जो मनोशास्त्रीय कारण क्या क्या हो सकते हैं वो जांच करना बहुत जरूरी है। राजशाही परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद भी इतनी भयानक घटना वहां घटी थी, तो जरूर उसके साइकोलॉजिकल रीजंस रहे होंगे। आप उस मानसिकता पर एक नजर डाल सकते हैं कि क्यों एक परिवार के सदस्य ने अपने ही परिवार के लोगों को गोलियों से भून दिया। अगली बात, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को सलाह देना, एडवाइजर का रोल, कंसल्टेंसी का रोल प्ले करना। जो अदालत में मुकदमे चल रहे होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से इवैल्यूएशन करना। यहां पर आकलन का अर्थ यह होता है कि जो अपराधी है क्या वो मनोशास्त्रीय रूप से इतना सक्षम है कि वो पूरे मामले को फेस कर सके, दैट इज कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल। इसका भी आकलन फोरेंसिक मनोशास्त्र ही करता है। अपराध जांच एजेंसियों को सहयोग देना, अपराध जांच एजेंसी का सबसे मुख्य उद्देश्य यह होता है कि क्रिमिनल तक पहुंचा जाए, ऑथेंटिक उसके प्रूफ हो, साइंटिफिकली उन प्रूफ को इकट्ठा किया गया हो और सारे के सारे कोरिलेट होते हो। तो उस एक प्रक्रिया में मनोशास्त्र की भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि आखिर अपराध करने वाला कोई इंसान था, और अगर कोई इंसान जहां पर इन्वॉल्व है वहां मनोशास्त्र या मनोविज्ञान इन्वॉल्व है ही है। तो उसमें भी पूरी प्रक्रिया में मनोशास्त्री एक महत्वपूर्ण सहयोग देता है। किस रूप में देता है? सबसे पहले कि इंटरव्यू जो लेना होता है, जांच एजेंसी इंटरोगेशन करती है, एक तरह से इंटरव्यू लेती है बात का पता लगाने के लिए। वो इंटरव्यू को डिजाइन करना, जो जानकारी है उससे जो ली जाती है, क्या वो प्रमाणिक है, क्या वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उस जानकारी की प्रमाणिकता को सिद्ध करना, निर्णय लेना, बिहेवियर मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें फोरेंसिक मनोशास्त्री जांच एजेंसियों की मदद करते हैं। अपराधियों का मनोशास्त्रीय मूल्यांकन, इसके तहत जो स्थितियां अपराधी के कंट्रोल से बाहर होती हैं, उनके नियंत्रण से बाहर होने के फलस्वरूप अपराधी ने अपराध किया है, जैसे कि जो पूरा अपराध किया है उसकी क्या प्रक्रिया रही, क्या उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है, उसका पारिवारिक लालन पालन किस प्रकार से हुआ है, क्या कोई इमीडिएट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसने अपराधी को अपराध करने के लिए उकसाया हो, क्या कोई लोकल और कोई कारण है जिसके कारण से अपराध हुआ हो। इस प्रकार से मूल्यांकन करने से अपराधी के बारे में भविष्यवाणी करने में भी मदद मिलती है, और ये बहुत ही सटीक कंट्रीब्यूशन है, प्रमाणिक कंट्रीब्यूशन है मनोशास्त्र का। अदालत में विशेषज्ञ गवाही, जो एक्सपर्ट होता है वो अपने तकनीक, सिद्धांत, उनके आधार पर अपराधी की जांच करता है।
उसके बाद डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके रिजल्ट्स पर पहुंचता है, अनुमान लगाता है, इन्फ्रेंसिस पर आता है। उन इन्फ्रेंसिस के आधार पर जो कि एक साइंटिफिक रूप से कलेक्ट किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, मनशास्त्री अदालत में गवाह के रूप में पेश होता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो अपराधी ने अपराध किया है या नहीं किया है, या वो दोषी है या दोषी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसका केवल इस बात से मतलब होता है कि जो उसने टेस्ट किया है उस टेस्ट के क्या परिणाम आए हैं और उन परिणामों को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इतना ही काम है फोरेंसिक मनशास्त्री का एक विशेषज्ञ के रूप। अपराध स्थल विश्लेषण, क्राइम सीन एनालिसिस। क्राइम सीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां पर अपराधी अपने कुछ साइकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है। उन पद चिन्हों का, साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, उन पद चिन्हों को इकट्ठा करना, उनको कोरिलेट करना, उनका मूल्यांकन करना और उनके द्वारा, उनके आधार पर और उनके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना, उनकी व्याख्या करना और फिर जांच एजेंसियों की और अदालत की कार्रवाई में मदद करना। याद रखें, जो क्राइम सीन होता है उसके आधार पर बहुत कुछ तथ्यों का पता लगाया जा सकता है कि अपराध की प्रक्रिया किस प्रकार की रही, अपराध का नेचर किस प्रकार का रहा, उसके बाद अपराध का जो क्रम था, कृत्य एक के बाद एक क्या उसने किया, किस प्रकार किया, अपराध में कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया, उन वस्तुओं के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि जो अपराधी है उसकी क्या पसंद रही, किस प्रकार। और ये काम करती है फोरेंसिक साइकोलॉजी। एक अपराधी द्वारा फिर से हिंसा करने की भविष्यवाणी। देखिए, अगर अदालत ने किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा दिया है तो उसको जेल होती है, अपनी सजा वो काटता है। अब इसमें दो बिंदु हैं। सजा काटने के दौरान भी वो दोबारा से अपराध कर सकता है क्योंकि वहां पर और भी कैदी उसको मिलेंगे, और जब सजा पूरी होने के पश्चात वो क्या, जब समाज में दोबारा जाएगा, क्या वो दोबारा से अपराध में लिप्त हो सकता है? ये तो कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। फोरेंसिक मनशास्त्र यहां मदद करता है। अगर अपराधी सजा काटने के बाद दोबारा अपराध करता है तो फिर सारा सिस्टम ही एक तरह से यूजलेस है। इस बात को भी जानना, पता लगाना साइंटिफिक रूप से फोरेंसिक मनशास्त्र की ही जिम्मेदारी है। फिर नैतिक मुद्दे। फोरेंसिक मनशास्त्र मनशास्त्र की एक शाखा है और मनशास्त्री को हमेशा से एक शपथ दिलाई जाती है और वो शपथ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, गोपनीयता की। किसी व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा होता है उसको पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है। हालांकि अपराधी के केस में कुछ मुद्दों पर, कुछ पहलुओं पर ऐसा होता है और कुछ पहलुओं पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन फोरेंसिक मनशास्त्री क्योंकि एक बाय ट्रेनिंग मनशास्त्री है तो उसको कुछ मुद्दों पर गोपनीयता रखनी पड़ती है, क्योंकि उन मुद्दों के आधार पर हो सकता है कि उसका दुरुपयोग हो। वो कौन कौन से, जैसे कि परिणाम आते हैं, सारे रिजल्ट नहीं शेयर किए जाते, फिर कौन कौन से जो उपकरण है उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना होता है। वो नैतिक जिम्मेदारी है। फिर अपराधी को अगर कोई टेस्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है इंडिया का कि नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्शन तब तक ना किया जाए जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी कंसेंट ना दे दे, क्योंकि ये उसके बायोलॉजिकल सिस्टम से छेड़छाड़ है, तो उसकी कंसेंट जरूरी है। इस टाइप के जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आखिर में अपराधी भी एक इंसान होता है। जेल और कैदी, प्रिजन और प्रिजनर्स। जब किसी अपराधी को सजा सुना दी जाती है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, वहां पर उसको और कैदी मिलते हैं। उन कैदियों के बीच आपसी संबंध किस प्रकार के? क्या कैदी एक दूसरे से अपराध करने की नई टेक्निक सीखते हैं? क्या कैदी एक दूसरे के अपराध को किस प्रकार से छिपाया जाए, इस प्रकार की टेक्निक सीखते हैं?
क्या कैदियों को बिल्कुल अलग रखा जाए, एकांत में उनको रखा जाए? तो इस प्रकार की रणनीति कितनी कारगर है उनको सुधारने में, उनके व्यवहार के परिवर्तन में। उसके बाद जो कैदी होते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान होते हैं, उनको भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, साइकोथेरापेटिक टेक्निक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका एनवायरमेंट बदल जाता है। एनवायरमेंट बदलता है तो उनके व्यवहार में भी काफी कुछ बदलाव आने की संभावना। फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ एंगर है, डिप्रेशन है, इस टाइप की घटनाएं उस व्यक्ति में हो सकती है। वहां पर भी फोरेंसिक मनोशास्त्री अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि एड्रेस किए जाते हैं और वो बहुत जटिल होते हैं। सबसे पहले पागलपन, इंसैनिटी। कई बार व्यक्ति इंसैनिटी के कारण भी अपराध कर देता है और उसकी वो दलील देता है, वो दे या उसका वकील दे, कि व्यक्ति ने जब अपराध किया था उस स्थिति में वो इंसेन था। इस बात की भी जांच की जानी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि था, हो सकता है अपने बचाव में कह रहा हूं। ढोंग करते हैं कई बार, फेकिंग जिसको हम बोलते हैं, मेलिंगरिंग दूसरा शब्द अंग्रेजी का। वो क्या करते हैं, जो अपराध उन्होंने किया है, कोई गलत काम किया, वो उसकी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रकार की दलील देते हैं, उसकी भी जांच की जाती है। उसमें भी फोरेंसिक मनोशास्त्री अपनी भूमिका निभाता है। अतिशयोक्ति और झूठ अपने आप को बचाने के लिए, लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, कोई विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, मुआवजे के लिए, सहानुभूति के लिए, बहुत बड़ा चढ़ा के बातों को बोलना, झूठ बोलना, इन सब चीजों का अध्ययन फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करता है। मनोचिकित्सा की जटिलताएं, साइकोथेरेपी की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज उत्पन्न होती हैं, क्योंकि साइकोथेरेपी उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो कि वॉलंटियर हो लेने के लिए, और कैदी एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो अपने बारे में सही फैसला लेने में परेशानी महसूस करता है, तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न होती है। उसका व्यवहार तो उचित नहीं है, लेकिन उस व्यवहार को सुधारना कैसे है, क्योंकि दूसरे कैदी और भी वहां पर है। उस स्थिति में उसे परामर्श की आवश्यकता होती है, साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा की उसको आवश्यकता होती है। उसमें भी बहुत सारी जटिलताएं उत्पन्न होती है, जहां पर मनोशास्त्री अपने एक्सपर्टीज, अनुभव के आधार पर इन समस्याओं का समाधान करता है। और अंतिम बात करते हैं झूठ का पता लगाना। अभी तक कोई ऐसा उपकरण नहीं बना है जो कि पूर्ण रूप से झूठ का वैज्ञानिक तरीके से पता लगा पाए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन फोरेंसिक मनोशास्त्र काफी कुछ नजदीक उसके पहुंच गया है। लाई डिटेक्शन या पॉलीग्राफ टेक्निक, नार्को एनालिसिस और बीईओएस इत्यादि टेक्निक के माध्यम से काफी कुछ नजदीक इसके पहुंचा जा चुका है, लेकिन एब्सोल्यूट ये भी नहीं है। अर्थात झूठ का पता लगाने में भी फोरेंसिक मनोशास्त्री की अहम भूमिका होती है, और यही वो बिंदु है जो ये तय करता है कि किसी अपराधी ने अपराध किया है या फिर वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, ये था पार्ट 2, ये मेरे संदर्भ। आपको गहराई से जानना है, इन्हें देखिए, इनको रेफर कीजिए। दोस्तों, अगली परिचर्चा होगी हमारी मनोशास्त्र और कानून, साइकोलॉजी एंड लॉ। तब तक के लिए वीडियो के कंटेंट और प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर अच्छा लगता है, वेल एंड गुड। कुछ कमी लगती है मुझे जरूर बताएं, एक कमेंट लिख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं wamasujit@yahoo.com। हाँ, अपनी जिज्ञासाएं भी आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।